औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप सब जानते हैं कि हमने 4th चैप्टर शुरू किया है। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन उसमें डिस्कस किया रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो हमारा इसका पहला टॉपिक है दैट इज़ बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। मैंने पहले भी बता दिया आपको कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है बेटा, यहाँ पे मैं लिखूँ इसकी शुरुआत हुई है 1760s टू 1820s। उसके बाद ये बेटा बिल्कुल सेपरेट हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ऑल ओवर द कंट्री में, जिसमें से मैंने आपको बता दिया कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है ये हुआ, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो बेटा टोटली चेंज हुआ है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चेंज हुआ, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे वो चेंज हुआ इनटू द मशीनल गुड्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, जो ब्रिटेन में हुआ, जो बाकी कंट्रीज़ों में फिर सेपरेट होने लगा। तो 1860 से 1820s जब पहली फैक्ट्री बनी, जब पहली मशीनल गुड्स फैक्ट्री बनी वो 1730 में बनी। लेकिन ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है। टॉपिक है हमारा, ठीक है, हमने समझा कि 1760s में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। आप समझ लेना बेटा कि हमें बताइए 1760 से पहले वाला फेज़ क्या था। अगर मशीन्स वजूद में आए, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ 1760s में, हमें बेटा बताइए आप 1760s से पहले क्या दुनिया की हालत थी, दुनिया में प्रोडक्शन कैसे हो रहा था, दुनिया में जो मार्केटिंग थी, इंटरनेशनल मार्केट, ये किस पे डिपेंडेंट था। तो 1760 से पहला वाला पीरियड जो था या 1730 से पहला वाला पीरियड जो था उसका नाम है हिस्ट्री में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसका नाम क्या है? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हमारा एक ही टॉपिक है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले क्या हालत थी, बाद में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पूरा का पूरा हमें डिस्कस करना है। तो मैंने कल भी पहले टॉपिक में भी आपको बता दिया, इस वक्त भी पहले मैं ये क्लियर करूँ व्हाट इज़ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने लिखा इट इज़ द फेज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री सिस्टम। बेटा ये वो टाइम था, ये वो फेज़ था, ये वो पीरियड था जब दुनिया में आपको देखेगा कि प्रोडक्शन हो रही थी लेकिन मशीनों के ज़रिए प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, फैक्ट्री वजूद में नहीं थी। अगर फैक्ट्री ना थी तो दुनिया में क्या था, दुनिया में लार्ज स्केल जो वर्किंग पीरियड था वो घरों में होता है, वर्कशॉपों में होता है, इंडस्ट्रियल वर्कशॉप्स थे, वहाँ पे काम होता था और उस पीरियड का नाम दिया जाता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन सिंपल टर्म्स में मैं कहूँगा जब दुनिया में फैक्ट्री नहीं थी, जब दुनिया में मशीन्स नहीं थे, तो उस पीरियड को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे। जिस पीरियड में, जिस दौर में, जिस ईरा में फैक्ट्रीज आई, मशीन्स आई, उसका नाम देंगे हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। टॉपिक है, आप समझ लीजिए बिफोर, इससे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले, बिफोर द इंडस्ट्रियल। हमें बताइए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले क्या था। अब इसमें हमें डिस्कस करना है। सुनो, कहा जाता है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पीरियड था ये बेटा बिल्कुल डिपेंडेड अपॉन द हैंड लेबर पे। आप समझ लीजिए, कहा जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी। बात समझ लेना बेटा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी ये जो पूरा वर्ल्ड था इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। मैं यहाँ पे बिल्कुल मेंशन करूँ, 2 मैन, वन इट इज़ नोन एज कंट्री साइड एंड नंबर 2 दैट इज द सिटीज एंड टाउन्स। आप समझ लेना कि कैसे काम चल रहा था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में। सिटीज एंड टाउन्स में बेटा मर्चेंट्स थे, याद रखना, सिटीज एंड टाउन्स में मर्चेंट्स थे। जो कंट्री साइड है विच इज नोन एज, हम विलेजेस की बात कहेंगे, विलेजेस में हम कहेंगे यहाँ पे वर्कर्स थे, यहाँ पे पीजेंट्स थे, यहाँ पे आर्टिशंस थे, एट्सट्रा एट्सट्रा। सुनो क्या हो रहा था, यहाँ के जो मर्चेंट्स थे ये बहुत सारा ग्रुप था सिटीज़ एंड टाउन्स में।
क्या वहाँ पे एक मर्चेंट ग्रुप ये था, दूसरा कोई और मर्चेंट ग्रुप होगा, तीसरा कोई और मर्चेंट ग्रुप होगा, चौथा कोई और मर्चेंट ग्रुप होगा। इनके बीच में एक बहुत बड़ा कंपटीशन था कि वर्ल्ड मार्केट में प्रोडक्शन कैसे होए। तो बहुत सारे मर्चेंट सिटीज़ एंड टाउन से माइग्रेट हुए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी में। बात समझ लेना, जब वो माइग्रेट हुए फ्राम द सिटीज़ एंड टाउन, माइग्रेट टुवर्ड्स द कंट्री साइड, वो विलेजों में आए। विलेज में वर्कर्स थे, विलेज में पीजेंट्स थे, विलेज में ऑडिशंस थे। उनको क्या कहा, इनको इन्होंने एडवांस पेमेंट दे दी। एडवांस पेमेंट जब उनको दे दिया तो उनको कहा आप हमारे लिए काम कीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। याद रखना, आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, आप तैयार कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स की डिफरेंट, और इसमें से आपको हम एडवांस पेमेंट देंगे। जो आपका फील्ड है, आप फील्ड पे जाइए और अपना काम कीजिए, और उसके लिए आपको एडवांस पेमेंट मिलेगा। अब मसला है, क्या कंट्री साइड में जो विलेजर्स है, वर्कर्स है, पीजेंट्स है, क्या ये एग्री हुए? बिल्कुल बेटा, ये इस बात पे एग्री हुए। क्यों हुए? अब काज है ये कि इनका अपना काम नहीं था, बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है उस वक्त जो एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर कंट्री साइड में है वो डिसअपियर हो चुका था। वर्ल्ड का जो एग्रीकल्चर मार्केट था वो डाउन हो चुका था, और इनके जो लैंड्स थे वो डिसअपियर हो चुके, जहाँ पे अब कल्टीवेशन नहीं हुई। अब उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हमें पैसे एडवांस में मिलते हैं, और इस एडवांस पैसे के ज़रिए हमारा काम भी चलेगा और इनका काम, मर्चेंट्स का काम भी चलेगा, और जिससे वो एग्री हो गए। और एक ये भी सोचा, एक बहुत बड़ी कनेक्शन, एक क्लोज रिलेशनशिप बन जाएगी बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द कंट्री साइड वर्कर्स। तो जब ये तैयार हुए तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने सप्लाई मनी किया पीजेंट्स को, आर्टिशंस को, और कहा गया कि आप हमारे लिए मार्केट तैयार, प्रोडक्शन कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। और बाद में वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार हुए, इन्होंने अपने वर्कशॉप्स बना दिए, अपने घरों में काम किया, और बाद में ये प्रोडक्शन आगे बढ़ते बढ़ते वर्ल्ड मार्केट में इसकी मार्केटिंग हो रही थी। कहा जाता है जब वर्ल्ड ट्रेड जो था वो आहिस्ता 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 बढ़ने लगा, और जो मर्चेंट्स थे उनकी डिमांड भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, इन्होंने कहा इन्हीं कंट्री साइड के विलेजर्स को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए ये डेवलप करो। जिससे क्या हुआ था कि वर्कर्स का काम भी बढ़ा, मर्चेंट्स का काम भी बढ़ा, और दुनिया में ये काम चलता रहा, और ये प्रोडक्शन बिल्कुल बढ़ने लगी, जिसमें से ये जो कंपटीशन था मर्चेंट्स के बीच में, वो मर्चेंट्स का कंपटीशन भी आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने लगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ये वर्क डन जो होता था कंट्री साइड में, ये बिल्कुल शुरू हुआ, जिसमें स्पिनिंग हम कहेंगे इनको एडवांस, या विविंग हम कहेंगे, या हम स्पिनिंग, विविंग, कार्डिंग हम कहेंगे, ये काम चल रहा था, और रोलिंग हम कहेंगे, वर्कर्स ये काम कर रहा था। बाद में एक क्लोथ तैयार होता था, और उस क्लोथ को ये मर्चेंट्स को देते थे, और मर्चेंट्स इसको मार्केट में बेचते थे। कहा जाता है कि ये जो वर्किंग, ये जो पीजेंट्स एंड आर्टिशंस थे, ये जो वर्किंग किन के लिए कर रहे थे, मर्चेंट्स के लिए, इनके लिए एक बहुत बड़ा रिलेशन बढ़ गया, जिसमें से वर्कर्स ने कॉटेज सेक्टर्स घर में तैयार किए, वर्कशॉप्स घर में तैयार किए, और जिनके पास टेनी प्लॉट ऑफ लैंड था, जिनके पास बिल्कुल कम लैंड था, वो कोई काम नहीं कर सकता था, अब उन्होंने भी उनसे एडवांस ले लिया, और जो घर में हाउस होल्डर्स थे, जो घर में मेंबर्स थे, सब ने इनके साथ काम किया, और एडवांस पेमेंट के बाद वो एग्री इस बात पे होते थे कि एक तो हमारा काम चलेगा, सेकंड जो है हमारा मार्केट जो डिसअपियर हुआ वो मार्केट भी वापस आ जाएगा, जिससे हमारा काम भी चलेगा, इनका काम भी चलेगा। और जो ये मर्चेंट्स है ये कंटिन्यूसली ऑब्ज़र्व कर रहे थे, हमारे लिए काम हो रहा है, इनको पैसे दे रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता से इनकी जो कल्टीवेशन फार्म थी वो डेवलप हुई। काज क्या है, एग्री क्यों हुए? मैंने बता दिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो डाउन हो चुका था, मार्केट डाउन हो चुका था, इनका काम नहीं। इन्होंने कहा कि अब अच्छा ही हमारे लिए ये है कि अब ये हमारे साथ आए, ये एडवांस पेमेंट दे रहे हैं। जिनके पास बहुत सारा लैंड था वो भी काम करने लगे इनके लिए, जिनके पास टनी प्लांट ऑफ लैंड था वो भी इनके साथ काम करने लगे, जिसमें से बिल्कुल कार्डिंग मैंने बता दिया, स्पिनिंग, वीविंग सब कुछ हो रहा था। तो इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हुआ। याद रखना बेटा, इस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बहुत बड़ा नेटवर्क, कमर्शियल नेटवर्क हुआ बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द कंट्री साइड व्यूअर्स, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। और कहा जाता है कि मर्चेंट जो थे वो यहाँ से ये एडवांस पेमेंट करते थे, और वहाँ से ये प्रोडक्ट्स लेते थे, और आहिस्ता आहिस्ता से ये
डिमांड जब भी बढ़ते जा रही थी और इनका काम भी बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि एवरेज स्टेज पे 20, याद रखना 20 to 25 वर्कर्स एक एक मर्चेंट के साथ काम कर रहा था। 20, आप खुद मार्क कीजिए ये काम कितना तेज चल रहा था। 20 to 25 वर्कर्स, कहा जाता है 20 to 25 वर्कर्स इनके साथ काम कर रहा था एक मर्चेंट्स के साथ। नॉट ओनली दिस, और उसके बाद जो ये सिस्टम था मर्चेंट्स एंड कंट्री साइड का, ये क्लोज रिलेशनशिप बढ़ गई, इनका काम भी अच्छे से चला, इनका काम भी अच्छे से चला, और बिल्कुल इसमें मशीन्स का कोई टच नहीं था, इसमें फैक्ट्रीज़ का कोई टच नहीं था। तो हम कहेंगे जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड था, ये वो पीरियड था जिसमें से मर्चेंट्स एंड कंट्री साइड आपस में मिल के काम करते थे और वर्ल्ड मार्केट इनके साथ चल रहा था। और मैंने कल भी बता दिया आपको, अगर आपको क्वेश्चन आएगा, थोड़ा यहाँ से मैं हाईलाइट करूँ, अगर आपको क्वेश्चन आएगा आप हमें बताइए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ फीचर्स, मैंने लिखा है, आप लास्ट वीडियो भी चेक कर सकते हो कि वहाँ पे आपको पहला फीचर यही आएगा कि नो, ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोडक्शन थी दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री सिस्टम। फर्स्ट जो प्रोडक्शन थी वो बिल्कुल मशीन्स और फैक्ट्री के बेस पे नहीं था, तो फिर किसके बेस पर था? वेरी गुड, वो हाथों से काम किया जाता था। आप सेकंड देख लीजिए, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई बहुत बड़ा ये नहीं था, तो काम कहाँ पे होता है? लार्ज स्केल काम जो था इंटरनेशनल मार्केट में वो घरों में हो रहा था, ये वर्कर्स अपने घरों में काम करते थे। और मर्चेंट जो थे वो काम कैसे करवा रहे थे, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वो काम इसीलिए करवा रहे थे क्योंकि उनका काम भी चला, एडवांस पेमेंट देने के बाद वो काम भी करवा रहे थे, जिसमें से वन भी एग्री हुआ। अगर आपको कहा जाएगा व्हाई मर्चेंट्स माइग्रेटेड फ्रॉम सिटीज टू टाउन टुवर्ड्स कंट्री साइड, बिकॉज दे हैव नीड ऑफ व्हाट, दे हैव नीड ऑफ द वर्कर्स, दे हैव नीड ऑफ द प्रोडक्शन, दैट इज व्हाई दे माइग्रेट टुवर्ड्स कंट्री साइड। व्हाई द कंट्री साइड, व्हाई द वर्कर्स एग्री फॉर दैट, बिकॉज दे एग्रीड, दे हैव नो अदर ऑप्शन, देयर लैंड वेयर डिसअपीयर्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो डाउन हो चुका था और यहाँ पे इनको एडवांस पेमेंट मिल रहा था एंड वहाँ गरीबी ज़्यादा हो रही थी, दैट इज़ वाई दे एग्री फॉर दैट, जिससे एक प्रोसेस बढ़ता जा रहा था, प्रोसेस और इंटरनेशनल मार्केट इसी के साथ चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता से जब कॉलोनियल पीरियड वजूद में आता है, जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो अब हाथों से काम जल्दी जल्दी नहीं हो रहा था, तो वर्ल्ड को ऐसा सोचना पड़ा कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हमारा काम जल्दी अब हो जाए, डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी है और सप्लाई की भी ज़रूरत ज़्यादा है, तो मजबूरन वर्ल्ड में एक कंसेप्ट आया, दैट वाज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। द अर्ली फैक्ट्री जो वजूद में आई, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया 1760s अप टू 1820। इज इट क्लियर? तो इसके बाद हमें जाना है नेक्स्ट, दैट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से रिवाइज करूँगा ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, वाई मर्चेंट्स माइग्रेट टुवर्ड्स कंट्री साइड मैंने बता दिया, वाई द कंट्री साइड एग्री फॉर द, जो इनके पास साथ ये एग्रीमेंट था कि इनके पास क्या प्रॉब्लम थी और ये प्रोडक्शन अच्छे से चल रही थी, एक एक वर्कर्स के पास, एक एक मर्चेंट्स के पास 20 to 25 वर्कर्स रहते थे। अब बेटा यहाँ पे आपका असाइनमेंट मैंने यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हो असाइनमेंट क्या है। मैंने असाइनमेंट यहाँ पे लिखा वाई, आप देख लीजिए, वाई इन 17th and 18th सेंचुरी, हमें बताइए 17th and 18th सेंचुरी मर्चेंट जो थे फ्राम टाउन्स में, जो थे यूरोप के टाउन्स में, वाई दे एम्प्लॉइंग पीजेंट्स एंड आर्टिशंस विद इन कंट्री साइड, इन्होंने पैसे क्यों दे दिए इनको कंट्री साइड को, ऐसा क्या करना था इनको, दे मूव टुवर्ड्स द कंट्री साइड, व्हाट वाज द मेन कॉज बिहाइंड दैट, दैट इज द क्वेश्चन, यू मेंशन इट इन योर असाइनमेंट कॉपी एंड सेंड मी अकॉर्डिंगली। सो इससे आपका पहला टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ। जो नेक्स्ट है दैट इज़ कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज एंड पेस ऑफ, कितनी रफ्तार से ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ये बढ़ने लगी। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग, मे गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।